अगर मैं आपसे कहूं कि कंप्यूटर साइंस में सबसे ज्यादा यूज होने वाला डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है, तो वो है एरे। और क्या आप जानते हैं कि दुनिया का हर प्रोग्रामर काउंटिंग जीरो से क्यों स्टार्ट करता है, वन से स्टार्ट क्यों नहीं करता, या फिर एरे के बीच में एक नया एलिमेंट ऐड करना इतना स्लो क्यों होता है? So hello everyone, this is Muhammad Saqib and you're watching Bytes Blitz YouTube channel. I hope you all are doing really well. So in today's video, we are going to learn about arrays. So without wasting any more time, let's start the journey of learning. सो व्यूअर्स, अगर मुझे 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर करना है तो मैं किस तरह से स्टोर कर सकता हूँ? जनरली हम लोग क्या करते हैं, 5 वेरिएबल्स यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ डेटा टाइप, जो कि हमारे पास होगा इंट, फिर वेरिएबल का नाम जो कि है मार्क्स 1 यहाँ पे, और वैल्यू फिलहाल के लिए खाली छोड़ देते हैं। दूसरा वेरिएबल बनाते हैं इंट मार्क्स 2 के नाम से, अगला बनाते हैं इंट मार्क्स 3 के नाम से, एंड सो ऑन अप टू 5 तक बना लेते हैं, मार्क्स 4 एंड मार्क्स 5। अब इन सब को वैल्यू असाइन करते हैं। पहले वाले में 80 स्टोर करते हैं, दूसरे में 70, फिर 50, देन 35 एंड लास्ट वाले में 20 स्टोर कर लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टोर किया हुआ है। मैंने मल्टीपल वेरिएबल्स बनाए, हर एक के अंदर अपनी वैल्यू जो है असाइन कर दी। तो 5 वेरिएबल्स बनाने तक तो समझ में आती है बात, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे 50 वेरिएबल्स बनाने हैं या 100 वेरिएबल्स बनाने हैं या 1000 वेरिएबल्स बनाने हैं, तो क्या मैं 1 बाय 1 उनको इस तरह से जनरेट करूंगा और उनके अंदर जो है वैल्यूज असाइन करूंगा? तो क्या हमारे पास कोई प्रैक्टिकल अप्रोच है? बिल्कुल भी नहीं है। तो इस सोल्यूशन को हम लोग किस तरह सॉल्व करते हैं? इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लेके आते हैं एरे को। एरे हमारे पास सेम एक वेरिएबल का नेम होता है, लेकिन उसके अंदर हम लोग जो है मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब अगर हम नॉर्मल वेरिएबल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हम जो है एक वेरिएबल है तो एक ही वैल्यू एक टाइम पे असाइन होगी, या तो 80 होगी या 70 होगी या 50 होगी। एक वेरिएबल के अंदर हम लोग मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर नहीं कर सकते, बट एरे के अंदर हम ये कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, मुझे इन 5 जो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं उनको एक एरे के अंदर स्टोर करना है, तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ? सबसे पहले आप लोगों ने डेटा टाइप लिखना है, जो कि हमारे पास सेम रहने वाला है इंट। फिर एरे का नाम हमारे पास इस केस में हो जाएगा मार्क्स। फिर हमने इस तरह के ब्रैकेट्स लगाने। अब हमारे पास कितने वैल्यूज हम यहाँ पे स्टोर करना चाह रहे हैं? 5 वैल्यूज है, 1 2 3 4 5। तो मैं यहाँ पे 5 लिख दूँ और उसके बाद हम इसकी वैल्यूज लिखेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने डेटा टाइप रखा, फिर वेरिएबल का जो हम लोगों ने नाम लिखना था वो लिख दिया, और देन हमारे पास आएगा कि हम उस एरे के अंदर कितने वैल्यूज को स्टोर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मुझे 5 वैल्यूज को स्टोर करना है, तो मैं वो आगे जो है इसके लिख देता हूँ। हमारे पास जो वैल्यूज है वो है 80 70 50, 80 फिर कॉमा सेपरेट करने के लिए, फिर 70 फिर कॉमा, फिर 50। अब वहां पे जगह नहीं, मैं नीचे कंटिन्यू रखता हूँ, 35 कॉमा 20 और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। लास्ट हमारे पास जो टर्मिनेटर का सिंबल है वो लगा देंगे। डेटा टाइप लिखा, वेरिएबल का नाम लिखा, यानी एरे का नाम यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं लिखा, कितने वैल्यू स्टोर करनी है वो आपने लाजमी यहाँ पे मेंशन करनी है। फिर आप उस नंबर को एक्सीड नहीं कर सकते। फिर इक्वल टू, या जो कि हमारे पास असाइन का सिंबल है वो लगा दिया, ब्रैकेट स्टार्ट का सिंबल, ब्रैकेट क्लोज का सिंबल, उसके बाद आप लोगों ने टर्मिनेटर लाजमी से लगा देना है, और जो भी आपकी वैल्यूज होगी वो आपने बीच में कॉमा से सेपरेट करके लिखनी है। ये मेरे पास इंटीजर वैल्यूज है तो मैं इनको ऐसे ही लिखूंगा। कैरेक्टर्स होंगे तो आप साथ में कैरेक्टर का सिंबल यहाँ पे लगा देंगे। सो अब हम लोगों ने बात की कि हम एरे किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर वैल्यूज किस तरह से असाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक बात है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो 80 है ये किस स्टूडेंट के मार्क्स है, 75 किस स्टूडेंट के मार्क्स है, 50 किस स्टूडेंट के मार्क्स है। यहाँ पर तो हम लोग डिफाइन कर देना कि मार्क्स 1 फॉर स्टूडेंट 1 का कोई नाम होगा, उसके रिलेटेड जो है 80 मार्क्स है, इसके जो है 70 है, अगले के 50 है। तो यहाँ पे हमें किस तरह से पता चलेगा? एरे के अंदर हम लोग यूज करते हैं एक कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का सिंपल मतलब होता है एरे के अंदर जो वैल्यूज है उनको एक पोजीशन असाइन करना, वो पोजीशन हमेशा स्टार्ट होती है 0 से। जो पहला नंबर होगा वो हमारे पास 0 इंडेक्स के ऊपर होगा, दूसरा 1 के ऊपर होगा, अगला जो है 2 के ऊपर होगा, फिर ये वाला जो है वो 3, लास्ट वाला 4 के ऊपर होगा। हमारे पास एरे में यहाँ पर देखेंगे कितने नंबर्स है, 5 नंबर्स है, लेकिन हमारे पास इंडेक्स कहां से चलेगा? 0 से 4 तक। तो टोटल जो हमारे पास इंडेक्स रहने वाले वो 5 ही रहेंगे। 0 से लेकर 4 तक अगर आप काउंट करते हो तो हमारे पास टोटल जो है 5 ही बनते हैं। लेकिन हम लोग क्योंकि यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से स्टार्ट नहीं कर रहे, तो हमेशा जो आपका टोटल नंबर होगा ये, जिसको हम n कह सकते हैं, इससे हमेशा आपका जो एरे का इंडेक्स होगा वो n-1 यानी 1 हमेशा कम रहने वाला है। क्यों कम रहेगा? क्योंकि हमारे पास एरे जो है वो 0 से स्टार्ट होगा। सो अब एरे को समझ तो लिया, एरे की डेफिनेशन आप लोग किस तरह से लिखेंगे? एरे आपने देखा कि हमारे पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर हो सकती है, और वो वैल्यूज हमारे पास क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली है। तो इसके सिंपल डेफिनेशन हम ये लिख सकते हैं, यानी कि एरे की जो डेफिनेशन है वो हमारे पास यहां पे होगी सेम नंबर्स, या फिर सेम वैल्यूज लिख लेते हैं,
same values stored under one name in किस मेमोरी में है? कंटीजियस। अगर आप लोगों ने पहले की वीडियोस देखी है तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंटीजियस मेमोरी हमारे पास क्या होती है। कंटीजियस मेमोरी बेसिकली होती है कि मेमोरी के अंदर आपका जो डेटा है वो 1 बाय 1 करके स्टोर हो रहा है। पहले एक वैल्यू स्टोर होगी, फिर उसके बाद साथ ही अगली वैल्यू, फिर साथ ही अगली वैल्यू, फिर साथ ही अगली वैल्यू आ जाएगी। ऐसा नहीं कि कोई वैल्यू मेमोरी में किसी और जगह पे स्टोर है, अगली कहीं और पे स्टोर है, इस तरह से नहीं होता। सो एरे की आपको मल्टीपल डिफिनेशन मिल जाएगी। ये हमने वो डिफिनेशन लिखी है जो हमने यहाँ से ड्राइव की है। एरे क्या होता है? सेम वैल्यूज हमारे पास सेम रहने चाहिए, एक ही डेटा टाइप के होने चाहिए, या तो नंबर्स होंगे या फिर इंटीजर्स होंगे या फ्लोटिंग पॉइंट के होंगे या फिर उस तरह के लॉन्ग नंबर्स होंगे। वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, जितने आपके पास डेटा टाइप्स है उसी हिसाब से सेम डेटा टाइप रहना चाहिए और एक ही नेम के अंदर स्टोर होंगे। उसके अलावा क्या होगी? कंटीजियस मेमोरी के अंदर ये वैल्यूज स्टोर होंगी। सो व्यूअर्स, एरे को हमने जनरली समझ लिया, अब थोड़ा सा डीप में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मुझे एक एरे को सिर्फ इनिशियलाइज करना है तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ? मुझे लिखना पड़ेगा सबसे पहले उसका डेटा टाइप, फिर एरे का नाम जो कि हम जनरली इस वीडियो के अंदर मार्क्स यूज करने वाले हैं, और फिर उसके अंदर कितने वैल्यूज आएंगी मैंने वो यहाँ पे मेंशन कर देनी है। फिर मैं साथ में टर्मिनेटर लगा दूंगा। अब मैंने एक एरे बनाया है जिसका नाम जो है मार्क्स है, और उसके अंदर 5 वैल्यूज आ सकती है, लेकिन मैंने इसको इनिशियलाइज नहीं किया, इसके अंदर कोई वैल्यूज मैंने अभी तक असाइन नहीं किए। तो हम किस तरह से कर सकते हैं? अगर आपको वैल्यूज 1 बाय 1 असाइन करनी तो वो बात यहाँ पे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ मार्क्स का जो इंडेक्स 0 है उसके ऊपर असाइन कर दो 80 को। ठीक है, मार्क्स इसका नाम हो जाएगा। कौन से इंडेक्स के ऊपर करने हैं? सबसे पहले हम लोग 0 इंडेक्स के ऊपर वैल्यू असाइन कर रहे हैं और वो हमारे पास हो जाएगी 80। फिर सेम मैं लिख सकता हूं मार्क्स एट इंडेक्स 1 और इसके मैं असाइन करता हूं 70। फिर आप यहां पे मार्क्स एट 2, 3 एंड 4 लिख सकते हैं। इसके अंदर आप सबके अंदर वैल्यूज भी असाइन कर सकते हैं। अब अगर मैं यहां पे लिखता हूं फॉर एग्जांपल मार्क्स एट 5 और उसके अंदर मैं कोई वैल्यू असाइन करता हूं तो यहां पे मुझे एक एरर मिलेगा जो होगा एरे आउट ऑफ बाउंड, यानी आप एरे के साइज से एक्सीड कर रहे हो। एरे के अंदर आप क्या आएंगे 5 एलिमेंट्स और वो अपने 5 असाइन कर दिए। आप यहाँ पे इंडेक्स 5 को एक्सेस करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास इंडेक्स कौन कौन से होंगे? अगर 5 है यानी इसको हम लोग n कहते हैं, तो हमारे पास इंडेक्स होंगे n-1 यानी 5 - 1 जो कि हमारे पास होंगे 4, यानी आप इंडेक्स 4 तक जा सकते हो। इंडेक्स 5 को अगर आप एक्सेस करने की कोशिश करते हो तो आपके पास एक एरर आएगा जो कि होगा एरे आउट ऑफ बाउंड एरर, यानी आप एरे के जो साइज है उससे आगे जाने की कोशिश कर रहे हो। अब व्यूअर्स, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप 1 बाय 1 वैल्यूज असाइन ना करें, आप एक फॉर लूप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो फॉर लूप कैसे यूज कर सकते हैं? सबसे पहले आप लोगों ने फॉर का कीवर्ड लिखना है, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, क्योंकि हम लोग 0 इंडेक्स से स्टार्ट करने वाले हैं। i इज लेस देन 5। अब मैं यहाँ पे जनरली डायरेक्ट 5 लिख रहा हूं, आप इसको n भी लिख सकते हो और ऊपर जो है उसकी वैल्यू आप n के साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। जनरली मैं यहाँ पे 5 यूज कर रहा हूं। i 0 से स्टार्ट होगा, 5 से एक कम चलेगा और इंक्रीमेंट कितनी करनी है हर बार? i ++ की करनी है। नीचे हम लोग cn के स्टेटमेंट को यूज करने वाले हैं और एरे जो हमारे पास होगा फॉर एग्जांपल मार्क्स का, तो यहाँ पे हम मार्क्स लिख देते हैं, मार्क्स एट i टर्मिनेटर, और यहाँ पे फॉर लूप को क्लोज कर देंगे। सो अब यहाँ पे होगा क्या? सबसे पहले हम लोगों ने जो फॉर लूप लगाई है इसमें हमने इंक्रीमेंट रखी है 1 की, यानी जो हमारे पास इंडेक्स होंगे वो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं क्योंकि हम लोग i को 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। फिर वो लेस देन 5 तक चलेगा, 1 2 3 4 5 तक नहीं जाएगा, लेस देन 5 तक चलेगा। इंक्रीमेंट एक किया तो 1 0 से 1 होगा, फिर 1 से 2 2 से 3 3 से 4, और यहाँ पे हम लोगों ने cn के स्टेटमेंट यूज किया। मार्क्स एट i, जैसे ही मार्क्स एट i में यहाँ पे 0 होगा, जो पहली वैल्यू यूजर इंटर करेगा वो 0 इंडेक्स के ऊपर जाएगी, और जब यहाँ पे अगली बार में 1 होगा तो अगली वैल्यू 1 इंडेक्स के ऊपर जाएगी, और सेम अप टू 4 ये वैल्यूज लेके एरे के अंदर स्टोर करता रहेगा। और व्यूअर्स, इसके अलावा अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे साइज नहीं देता तो क्या होगा? मैंने एक एरे लिख दिया इंट मार्क्स के नाम से, और उसका जो ब्रैकेट है वो मैं एम्प्टी छोड़ देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे असाइन करता हूँ कुछ वैल्यूज, जैसे 80 70 50 30 एंड 90, और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने साइज नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने 5 वैल्यूज जो है असाइन कर दी। तो इस सीन में हमारे पास क्या होगा इस सिचुएशन में? तो ये ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा कि इस एरे का जो साइज है वो कितना है, 5 है।
C++ के अंदर अगर आप साइज एम्प्टी छोड़ते हो और बाकी वैल्यूज आप एंटर करते हो तो ऑटोमेटिकली फेच कर लेता है कि इस एरे का साइज कितना है। सो व्यूअर्स, यहां तक हमने समझ लिया कि एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, अगर हम लोगों ने साइज नहीं दिया तो क्या कर सकते हैं, और हम एरे के अंदर इनपुट किस तरह से ले सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके बताए, मैनुअल इनपुट भी बता दिया और एरे के अंदर हम किस तरह से इनपुट ले सकते हैं ये भी बता दिया। सो व्यूअर्स, इनपुट लेना तो हमने सीख लिया। अब इनपुट लेने के बाद अगर हम उस एरे को प्रिंट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। सेम हमने वही इनपुट का जो तरीका है वही हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है, बस हमने इसको क्या करना है, प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पे cn के बजाय डायरेक्ट क्या लिख देंगे, cout लिख देंगे। बस इतना ही करना है और हमारी वैल्यूज जो है प्रिंट हो जाएगी। सबसे पहले हमारे पास प्रिंट होगा जो हमने वैल्यूज लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने वैल्यूज इस एरे के अंदर जो असाइन की थी वो थी मेरे पास 80, 70, 60, 50 एंड 40। फॉर एग्जांपल ये मैंने इसके अंदर असाइन कर दिए। हम लोगों ने पहले इसके अंदर इनपुट दिया हुआ है, अब हम दोबारा से इसको प्रिंट करना चाह रहे हैं तो क्या रिजल्ट हमारे पास आएगा। सबसे पहले 80 प्रिंट होगा, साथ में 70, फिर 60, फिर 50 एंड फिर 40। इस तरह से आपको आउटपुट दे देगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे जो नंबर्स हैं उनके अंदर एक गैप आ जाए, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हर एक नंबर के बाद हम एक एम्प्टी स्पेस जो है उसको प्रिंट कर देंगे। अब क्या होगा, जैसे ही कोई एक नंबर प्रिंट होगा उसके बाद ये एक स्पेस प्रिंट करेगा, फिर दूसरा नंबर प्रिंट करेगा, फिर एक स्पेस प्रिंट करेगा, फिर अगला नंबर प्रिंट करेगा, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक हमारा फॉर लूप चलता रहता है। सो बस अब बात करते हैं मेमोरी कंसेप्ट इन एरेज के ऊपर। अब मैंने यहाँ पे एक एरे इनिशियलाइज किया हुआ है इंट मार्क्स के नाम से, जिसके अंदर 3 वैल्यूज है 80, 50 एंड 10, और इनकी इंडेक्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स। ये जो हमारे पास इंडेक्स है 0, इसको हम कहते हैं बेस इंडेक्स। अब मुझे अगर फाइंड करना है किसी एक पार्टिकुलर एरे का मेमोरी एड्रेस, तो मैं किस तरह से फाइंड कर सकता हूँ। मेरे पास उसका जो फॉर्मूला है वो है एड्रेस ऑफ मार्क्स एट आई बेस एड्रेस प्लस आई मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ डेटा टाइप। डेटा टाइप का जो साइज है वो यहाँ पे मैटर करता है। मैंने यहाँ पे जो यूज किया हुआ है वो मैंने इंटीजर डेटा टाइप यूज किया हुआ है। इसका जो साइज है वो 4 बाइट्स का होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक पार्टिकुलर नंबर का एड्रेस फाइंड करना है तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ। सबसे पहले इसी बेस इंडेक्स को लेके चलते हैं। मुझे इसका मेमोरी एड्रेस फाइंड करना है, तो पहले वाले का मेमोरी एड्रेस आपके पास हमेशा से गिवन होगा, ये हमेशा से आपको पता होगा, उसके बाद ही आप कोई और फाइंड कर सकते हो। तो बेस एड्रेस आपको हमेशा पता होगा, उसी की बेस पे अगर मुझे कोई और फाइंड करना है तो मैं किस तरह से करता हूँ। अब मुझे इस वाले का एड्रेस फाइंड करना है तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ। एड्रेस ऑफ मार्क्स एट आई, कौन से वाले की बात हो रही है यहाँ पे, मार्क्स एट 1 की। तो उसका जो बेस एड्रेस है एरे का वो हमारे पास है 1000 प्लस आई हमारे पास क्या है 1 है, यानी कौन सी लोकेशन है, और डेटा टाइप का साइज कितना है, इंट है यहाँ पे, तो उसका साइज हमारे पास 4 होगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 1000 आ जाएगा प्लस 1 इंटू 4 हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर निकल के आता है वो 1004 आता है। तो पहला जो हमारे पास एड्रेस है वो 1000 है, दूसरा हमारे पास जो एड्रेस है वो 1004 होगा, उसी हिसाब से जो अगला एड्रेस होगा वो 1008 होगा, क्योंकि हमारे पास एरे जो है वो यहाँ पे 4 बाइट्स ले रहा है, तो हर एक के बीच में 4 का डिफरेंस हमारे पास आएगा। तो इसी वजह से अगर आपके पास पहला एड्रेस आपको पता है तो आपको दूसरा फाइंड करने में भी एक ही टाइम यूनिट लगता है। अगर आपको पहले से डायरेक्ट दूसरे पे जाना है तो भी एक ही पॉइंट लगेगा। अगर यहां से आपको लास्ट एलिमेंट पे जाना है जो कि 1000 प्लेस पे, 10,000 प्लेस पे, तब भी आपको बस एक टाइम यूनिट ही लगेगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास जो एरे के अंदर एक्सेस होता है वो बिग ऑफ 1 होता है। हमारे पास जो बिग और नोटेशंस है हम उसमें कहते हैं कि हम अगर एक पार्टिकुलर यूनिट तक पहुंचना है, एरे के अंदर एक पार्टिकुलर एलिमेंट तक पहुंचना है, बेशक वो पहला हो, दूसरा हो, 1000वां हो, 10,000 नंबर पे हो, हमें सिर्फ एक ही टाइम यूनिट लगता है, वो इस वजह से लगता है। सो अब बात करते हैं कि हम एरे के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास ऑपरेशन होगा वो होगा एक्सेस करना, कि हम एरे के किसी एक पार्टिकुलर एलिमेंट को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, किस तरह से अपडेट कर सकते हैं, उसके बाद कैसे ट्रैवर्स करते हैं, यानी एरे के अंदर एक से दूसरे एलिमेंट पे जाना किस तरह से होता है। उसके अलावा हम कोई एक पार्टिकुलर एलिमेंट सर्च कर सकते हैं, कोई एक पार्टिकुलर एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, और कोई एक पार्टिकुलर एलिमेंट डिलीट भी कर सकते हैं। तो अब इनको 1 बाय 1 लेके चलते हैं। सबसे पहले अगर मुझे एरे के अंदर किसी एक पार्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे एक एरे बनाया है इंट मार्क्स, और उसके अंदर टोटल 5 एलिमेंट्स होंगे, 10, 20, 30, 40 एंड 50। अब मुझे एक पार्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे प्रिंट करना है उसको, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ cout मार्क्स और ब्रैकेट लगाऊंगा, यहां पे कोई भी इंडेक्स इसका डाल सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मुझे इस इंडेक्स को प्रिंट करना है, तो ये हमारे पास 0 इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो मैं यहाँ पे जस्ट 1 लिखूंगा। तो मेरे पास प्रिंट क्या होगा, 20 मेरे पास प्रिंट होके आ जाएगा।
अब ये था कि एरे के अंदर हम किस तरह से किसी एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अगर मुझे पूरी एरे को प्रिंट करना है, पूरी एरे को एक्सेस करना है, तो मैं सिंपल यहाँ पे फॉर लूप लगा के सबको प्रिंट भी कर सकता हूँ। वो किस तरह से करेंगे? सबसे पहले आपको फॉर लूप स्टार्ट करना है। फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस, और यहां पे सीधा लिख देना है सी आउट मार्क्स एट आई, और यहां पे हम साथ में एक स्पेस भी प्रिंट कर देते हैं, और यहां पे जो फॉर लूप है वो क्लोज हो जाएगा। अब आप इस एरे के हर एक पार्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं। पहले इसको एक्सेस कर रहे हैं, फिर इसको कर रहे हैं, फिर इसको और फिर उसको, उन सब आप क्या कर रहे हैं? प्रिंट कर रहे हैं। सो फिर हम देखते हैं कि हम एरे के एक पार्टिकुलर एलिमेंट को या पूरी एरे को किस तरह से अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक वैल्यू है 20, मैं इसको चेंज करके 50 करना चाहता हूँ, तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ? सिंपल मैं लिखता हूँ मार्क्स, जो कि हमारे पास एरे का नाम है, उसका जो पार्टिकुलर इंडेक्स है वो हमारे पास है 1, मुझे उसकी वैल्यू को अपडेट करके 20 से 70 करना है, तो मैं इस तरह से लिख के बस छोड़ दूंगा। अब जो हमारे पास पुरानी वैल्यू थी वो 20 होगी, नहीं जो हमारे पास मार्क्स एट 1 की वैल्यू है वो अपडेट होके 70 हो जाएगी। इसी तरह से आप कोई भी दूसरा एलिमेंट भी यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ मार्क्स एट 4, जो कि हमारे पास लास्ट इंडेक्स है जिसका अभी वैल्यू 50 है, मैं उसको 50 से चेंज करके 90 बनाना चाहता हूँ, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। आप पूरी की पूरी एरे को भी अपडेट कर सकते हैं, किसी एक पार्टिकुलर एलिमेंट को भी अपडेट कर सकते हैं। सर्वर्स नेक्स्ट हम एरे के अंदर ट्रैवर्सल परफॉर्म कर सकते हैं। ट्रैवर्सल का मतलब ये होता है कि हर एक इंडेक्स को एग्जैक्टली 1 टाइम विजिट करना। पहले आप 10 के ऊपर आए, फिर 20 पे, फिर 30 पे, फिर 40 पे एंड फिर 50 पे, और फिर ये प्रोसेस जो भी आप प्रोसेस कर रहे हैं वो खत्म हो जाएगा। आप एक इंडेक्स के ऊपर 2 बार नहीं आ सकते या कोई एक इंडेक्स स्किप नहीं कर सकते। अब 1 बाय 1 जितने भी इंडेक्सेस है उनको ट्रैवर्स करते हुए एंड तक जाते हैं। अब ट्रैवर्सिंग हम कर सकते हैं प्रिंटिंग के टाइम पे। अगर मुझे इस एरे को प्रिंट करना है तो भी मैं 1 बाय 1 विजिट करता हूं। अगर मुझे पूरी की पूरी एरे को अपडेट करना है, जो मैं यहाँ पे cn के स्टेटमेंट यूज करूंगा, तो भी मैं 1 बाय 1 इनको एक्सेस करूंगा। ट्रैवर्सल में और कुछ खास नहीं है, बस सिंपल ये है कि आप हर एक एलिमेंट को एग्जैक्टली 1 टाइम एक्सेस करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमारे पास थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक आया है जो कि हमारे पास है सर्चिंग का। आप एरे के अंदर एक पार्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करना चाहते हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि वो किस इंडेक्स के ऊपर है, तो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो सेम अब यहाँ पे हमारे पास वही सेम एरे है मार्क्स का, जिसके अंदर 5 वैल्यूज है 10, 20, 30, 40 एंड 50। अब आपको जो है वो 40 फाइंड करना है, तो आप किस तरह से फाइंड करते हो? सबसे पहले आप लोगों ने एरे लिख दिया, एरे इनिशियलाइज हो गया। उसके बाद एक टारगेट नाम का वेरिएबल लिखते हो जिसके अंदर आप वो वैल्यू असाइन करते हो जो आपको इस एरे के अंदर फाइंड करनी है। नेम आप कुछ भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है, और जो वैल्यू आप लोगों ने फाइंड करनी है वो आपने इसके साथ लिख लेनी है। नेक्स्ट हम लोग एक और वेरिएबल जो यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं इंडेक्स के नाम से, जिसकी वैल्यू हम लोग सेट करते हैं -1। -1 से सेट करते हैं। अगर हम लोग सिंपल लिखते हैं इंट इंडेक्स और इसको क्लोज कर देते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास कोई भी गार्बेज वैल्यू यहाँ पे आ सकती है। उससे बचने के लिए हम लोग यहाँ पे -1 लिखते हैं। और इंडेक्स हमारे पास क्या करेगा? इंडेक्स हमारे पास जो जिस पार्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर वो वैल्यू स्टोर्ड है वो प्रिंट कर देगा। अगर वो 3 के ऊपर स्टोर है तो 3 प्रिंट कर देगा, 2 के ऊपर स्टोर है तो 2 प्रिंट कर देगा। क्योंकि हमें तो वैल्यू ऑलरेडी पता है, हमारी जो वैल्यू है वो 40 है जो हमने फाइंड करनी है। तो फाइंड करने के बाद हम लोगों को क्या होगा? अगर हम लोग डायरेक्टली स्विच करते हैं, वैल्यू मिल भी जाती है, तो हमें पता किस तरह से चलेगा कि वो वैल्यू किस इंडेक्स के ऊपर पड़ी हुई है। उसका हम जो वेरिएबल यूज करेंगे वो इंडेक्स का वेरिएबल यूज करेंगे। तो सेम इसका नाम भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, क्योंकि हमारे पास एक वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन गुड प्रोग्रामिंग ये होती है कि आप वेरिएबल्स के नाम इस तरह से लिखिए कि अगला जो बंदा आपका कोड पढ़ रहा है उसको समझ में आ जाए कि आप लोगों ने ये किस लिए बनाया हुआ है। अपने कोड को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फॉर लूप स्टार्ट होगी, जो आई इनिशियलाइज होगा 0 से, यानी 0 इंडेक्स से सर्चिंग स्टार्ट होगी। कहां तक जाएगी? इंडेक्स नंबर 4 तक जाएगी। इंक्रीमेंट क्या होगी? i प्लस प्लस, यानी 1 1 करके इंक्रीमेंट करेगी, 2 2 या 3 3 करके इंक्रीमेंट यहाँ पे नहीं होगी। अब जैसे ही फॉर लूप के अंदर आप आते हो तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे एक इफ की स्टेटमेंट मिलेगी। इफ मार्क्स एट आई, कोई भी पार्टिकुलर इंडेक्स है जैसे 0, अगर मार्क्स एट 0 इक्वल होते हैं टारगेट के, यानी 40 के इक्वल होते हैं, 10 हमारे पास 40 के इक्वल है नहीं है, तो डायरेक्ट इससे स्किप कर देगा, इसके अंदर आएगा ही नहीं। स्किप करेगा, एंड होगा, दोबारा से फॉर लूप के ऊपर आएगा। आई की वैल्यू हमारे पास अगली बार 1 हो जाएगी, फिर चेक करेगा मार्क्स एट आई 1 जो है वो हमारे पास 20 है, टारगेट हमारे पास 40 है, फिर से इक्वल नहीं है, फिर चलेगा, थर्ड टाइम चलेगा, फोर्थ टाइम जब आएगा इंडेक्स नंबर 3 के ऊपर, तो जब हमारे पास मार्क्स एट आई यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या है? 40 है। तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, यहाँ पे भी 40 हो जाएगा। जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो वो इस स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगा। स्टेटमेंट के अंदर आने के बाद इंडेक्स की जो वैल्यू होगी वो अपडेट होके आई हो जाएगी। आई हमारे पास क्या है? 3 है, तो 3 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है ये ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हमारे पास स्टेटमेंट्स को क्लोज करने के लिए यूज होता है।
यानी जैसे आप इस स्टेटमेंट के अंदर आए आपका लूप यहां से फिनिश हो जाएगा, अगले वाले के ऊपर वो जाएगा नहीं, आप डायरेक्टली इस फॉर लूप से जो है बाहर जंप कर देंगे। बाहर आपको एक और स्टेटमेंट मिलेगी सी आउट इंडेक्स, कि आपको जो पर्टिकुलर इंडेक्स है जैसे नंबर 3 है वो आपको प्रिंट करके दे देगा। अब मेन क्वेश्चन ये है कि हमने यहाँ पे ब्रेक क्यों यूज किया। ब्रेक आप लोगों ने कंडीशनल प्रोग्रामिंग के अंदर यूज किया होगा, जिसमें हमारे पास क्या होता है, अगर मुझे एक फॉर लूप की स्टेटमेंट है उससे डायरेक्टली एग्जिट करना है तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, ब्रेक को यहाँ पे यूज करूंगा। मैं नहीं चाहता कि अगर मुझे इंडेक्स नंबर 1 पे रिजल्ट मिल जाता है तो वो 2 पे भी चले, 3 पे भी चले, 4 पे भी चले, 5 पे भी चले, फिर मुझे आंसर दे। मुझे ये नहीं करना। मैं कहता हूँ जैसे ही मुझे वो टारगेट इंडेक्स मिल जाए डायरेक्टली मेरा फॉर लूप ब्रेक हो जाए और मेरा जो आउटपुट है वो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाए। तो ये तक कि हम एरे के अंदर एक पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर मैं ढूंढना है उसका इंडेक्स कौन सा है तो हम वो किस तरह से कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर मुझे एरे के अंदर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट इंसर्ट करना है तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ। मेरे पास जो एरे है यहाँ पे उसके अंदर हम लोग 5 एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने जो है 3 एलिमेंट्स इंसर्ट किए हुए हैं, 10, 20 एंड 30। 2 स्पेसेस मेरे पास अभी भी लास्ट में एम्प्टी है। अगर मुझे इंडेक्स नंबर 3 के ऊपर कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है तो मैं किस तरह से करूंगा। मैं सिंपल लिखता हूं, जो हमारे पास एरे का नाम है वो किस इंडेक्स के ऊपर असाइन इंसर्ट करनी है, इंडेक्स नंबर 3 के ऊपर। वैल्यू क्या है, वैल्यू है 40, तो 40 यहाँ पे आ जाएगा। अब मुझे लास्ट वाले पे इंसर्ट करनी है तो मैं लिखता हूँ इंट मार्क्स और यहाँ पे इंडेक्स नंबर 4, वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 60, तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। अब अगर आप लोग लास्ट पे कोई वैल्यू इंसर्ट करें, यानी जिसके बाद कोई वैल्यू हमारे पास नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे 10, 20 और 30 था, ये दोनों एम्प्टी थी, तो 40 भी हमारे पास इस टाइम पे हम लोग लास्ट में कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू इनपुट कर सकते हैं, हमें कोई और वैल्यू चेंज नहीं करनी है। सो वर्स, अब हम लोग बात करते हैं अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स नंबर 2 के ऊपर कोई वैल्यू असाइन करनी है, इस वाले के ऊपर, तो हम लोग किस तरह से करते हैं। अब मुझे इस पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर कोई वैल्यू असाइन करनी है या इंसर्ट करनी है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक वैल्यू है, तो पहले मुझे उसको राइट पे शिफ्ट करना होगा। सबसे पहले शिफ्टिंग परफॉर्म होगी, ये वाली जो वैल्यू है वो अगली साइड पे शिफ्ट होगी, यहाँ पे जगह खाली बचेगी, तब आप उस वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हो इसके साथ। सबसे पहले हमारे पास क्या परफॉर्म होगा इसके अंदर, यहाँ पे आ जाएगा 10, 20, एक 30 यहाँ पे होगा, एक और 30 यहाँ पे आ जाएगा और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 50। इस स्टेप के बाद फिर आप क्या कर सकते हो, इसको रिप्लेस कर सकते हो, तब आपके पास हो जाएगी वैल्यूज 10, 20। यहाँ पे मुझे फॉर एग्जांपल जो वैल्यू असाइन करनी थी वो थी 99, तो यहाँ पे 99 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 30, यहाँ पे आ जाएगा 50 और आपकी एरे क्लोज हो जाएगी। यहाँ पे पहले क्या परफॉर्म हुआ, पहले शिफ्टिंग परफॉर्म होगी। शिफ्टिंग किस लिए हुई, क्योंकि जिस पार्टिकुलर प्लेस के ऊपर आप कोई वैल्यू असाइन करना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, उस पे ऑलरेडी एक वैल्यू है। अब उस वैल्यू को तो हम लोग डायरेक्टली गायब नहीं कर सकते ना, पहले उसको सेव करना है। सेव करने के लिए हम लोग उसको अगले पोजीशन पे शिफ्ट करेंगे और ये वाली जब एम्प्टी होगी तब हम यहाँ पे जो हमारी पर्टिकुलर वैल्यू है उसको इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने सिर्फ एक शिफ्टिंग परफॉर्म की। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये वाली जो प्लेस है वो एम्प्टी नहीं है, अगर मुझे यहाँ पे कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है तो मुझे पहले 20 को शिफ्ट करना होगा, फिर 30 को शिफ्ट करना होगा, फिर अगले वैल्यू को शिफ्ट करना होगा। अगर आपके पास एरे में थाउजेंड्स ऑफ वैल्यूज है तो ये बहुत ज्यादा टाइम लेती है। अगर आप लास्ट में इंसर्शन कर रहे हैं तो बिग ऑफ 1 टाइम लेगा, लेकिन अगर आप लोग इंसर्शन बीच में या स्टार्ट में कहीं पे कर रहे हैं तो हमारे पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी वो बिग ऑफ n होगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी सिर्फ इंसर्शन नहीं परफॉर्म हो रही, यहाँ पे आप पहले वैल्यूज को शिफ्ट कर रहे हो, फिर उसके बाद जो है इंसर्शन परफॉर्म कर रहे हो। सो व्यूअर्स, अब हम लोग लास्ट में बात करते हैं कि हम एरे के अंदर कोई चीज डिलीट कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू डिलीट करनी है, लेट्स से मुझे 30 को यहाँ से डिलीट करना है, तो किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या परफॉर्म होगा, सो फर्स्ट स्टेज में तो हमारे पास एरे इस तरह से होगा। अब डिलीशन के बाद क्या हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 10, 20, ये वाली जो स्पेस है ये एम्प्टी हो जाएगी, 40, 50, ये हमारे पास अभी अपडेटेड एरे हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हम लोगों ने वैल्यू डिलीट की है वो वाला गैप फिल होगा, वो वाला गैप डायरेक्टली इनविजिबल नहीं होगा। जो हमारे पास राइट पे वैल्यूज होंगी वो एक एक करके लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, ताकि लास्ट वाली जो वैल्यू है वो एम्प्टी रह जाए, बीच में कोई वैल्यू एम्प्टी ना हो। क्योंकि एरे के अंदर हमारे पास इस तरह के बॉक्सेस होते हैं मेमोरी के अंदर। लेट्स से इसके अंदर मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख देता हूँ 10, 20, 30, 40 एंड 50। अब मुझे अगर 30 को डिलीट करना है यहाँ से, तो अब ये वाली स्पेस एम्प्टी रह जाएगी, आपने इसको फिल करना है, क्योंकि जब आप बाद में एरे के अंदर कोई एक्सेसिंग करेंगे, कोई ट्रैवर्सिंग करेंगे, तो ये आपके लिए इश्यूज क्रिएट करेगा। तो अब डिलीशन में ये नहीं कि जो वैल्यूज थी वो हमने डिलीट कर दी और उसके बाद कुछ नहीं करना है, आपने इसको दोबारा से शिफ्ट करनी इन वैल्यूज को। यहाँ पे 40 आ जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा और लास्ट की जो हमारे पास वैल्यू है वो 0 या फिर एम्प्टी हो जाएगी।
अच्छा, तो ये जो हमारे पास लास्ट इंडेक्स है वो लाजमी नहीं कि वो जीरो भी हो सकता है, उसके अंदर जो लास्ट वैल्यू थी 50 वो भी हो सकती है, उसके अंदर कोई और गार्बेज वैल्यू भी आ सकती है, वो हमारे पास नेसेसरी नहीं है उसके अंदर कोई भी डेटा हो। अब जो हमारे पास एरे का स्टिल साइज होगा वो 5 ही रहेगा, लेकिन हम जो लास्ट वाला इंडेक्स है उसको इग्नोर करेंगे। जो हम लोग वैलिड साइज लेके चलेंगे उस ऑपरेशन के बाद वो हमारे पास एरे का साइज जो होगा वो 4 ही लेके चलेंगे। तो वर्स, आई होप आप लोग को एरे के बारे में थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी है कि एरेज क्या होते हैं, किस लिए हम लोग यूज करते हैं, इसके ऊपर हम लोग कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है और एरे के अंदर डेटा किस तरह से स्टोर होता है या किस तरह से रिट्रीव होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी से कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।